किसानों, जमीन और धरातल के मुद्दों पर बहुत मजबूती से और सार्थकता से पहचान रखने वाले हम सब के आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी से निवेदन है कि पधारें सर और हम सबको आप किसान सरदारी को संबोधित करें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों, आज हम अपने किसान शहीदों के 75वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। वो समय जब राजस्थान तेरी शासन व्यवस्था में था, अंग्रेज का राज, राजा का राज और जागीरदार का राज, और उस परिस्थिति में आंदोलन करना वो किसी साधारण व्यक्ति के बूते की बात नहीं थी। 3 व्यवस्था थी राजस्थान में, 3 व्यवस्थाओं के अंदर रह के उत्पीड़न सह के और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। उन लोगों की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं थी। ये जब तक किसान वर्ग रहेगा तब तक हमारी पीढ़ियां उन शहीदों की ऋणी रहेंगी। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम। किसान के मुद्दों को लेके, किसानों की समस्याओं को लेके, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर समाज से लोग निकलते रहें, शहादत देते रहें। इतिहास भरा पड़ा है शहीदों से। अभी जो आंदोलन 13 महीने का जो आंदोलन था, उसमें भी हमारे 750 किसानों ने आपकी समस्याओं को लेके अपना बलिदान दिया। ये सिलसिला रोका नहीं है, शहादतों का सिलसिला निरंतर जारी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, और मैं तो ये कहूं, लामरोड जी ने शुरू में ही पूरी एक एक बिंदु को छू के और बड़े स्पष्ट तरीके से विषय क्या है, समस्या क्या, समाधान क्या, समाज की स्थिति क्या, वो तमाम बातें कही। समझने वाला थोड़े में समझ जाता, और जिसको नहीं समझना उसके सामने पूरी पोथी को पढ़ दो, कोई असर पड़ता नहीं। 13 महीने का आंदोलन कम नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, जिनमें जज्बा था, जिनकी संवेदनाएं थी, जो तकलीफ को समझते थे, वो गाए बगाए अपनी हाजिरी आंदोलन के किसी ना किसी मोर्चे पे लगा देते थे। लेकिन जिनमें जज्बा नहीं था वो तो इस आंदोलन में भी नहीं चले। वो किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था। राजा राम जी 13 महीने, अमरा राम जी 13 महीने तक, और हजारों साथी वहां बैठे रहे। राजा राम जी कमजोर किसान है क्या? राजा राम जी का गुजारा नहीं चल रहा था, क्यों बैठे 13 महीने? कमजोर हैं क्या ये? चुनाव लड़ना था क्या इनको? किसके लिए रहे वो? लेकिन लोगों की आदत टिप्पणियां करते हैं, नकारात्मक सोच के साथ बात करते हैं। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, क्या कारण? अभी अमरा राम जी कह के गए, इस साल तो हम आंदोलन में बिजी थे, पिछले साल बाजरा बिक रहा था।
हरियाणा आपके बिल्कुल साथ लगती सीमाएं। 2150 रुपए में बाजरा हरियाणा में बिक रहा था और आपका 1100 रुपए में बिक रहा था। कभी विचार नहीं करते आप? कभी सोचते नहीं आप? किस तरह से कमजोर हैं आप? हरियाणा के एक एक गांव से 13 महीने तक सुबह दूध इकट्ठा होता था। वहां से लेके मोर्चे पे एक एक टेंट में जाके वो बुला बुला के दूध देते थे। एक एक टेंट में जाके वो सब्जी देते थे। हरियाणा की महिलाएं 10-10 हजार की संख्या में प्रतिदिन महिलाएं आके अपने नजदीक के टोल पे बैठ जाती थी। हरियाणा की हजारों महिलाएं जिन्होंने इस आंदोलन में ट्रैक्टर चलाना सीखा, स्वयं ट्रैक्टर चला के ट्रॉली में महिलाओं को भर के बॉर्डर पे पहुंच जाती थी। राजस्थान में कमजोर हैं आप? वही खून है राजस्थान में भी, वही किसानी का खून वहां है, वही यहां है। सोच की बात, सोच की बात है। हम समस्याओं से ग्रस्त हैं। हम कह रहे हैं कि लूट रहे हैं और खड़े नहीं हो रहे हैं। ये तो संभव नहीं है कि आपके बदले लड़ कोई और जाएगा और उसका लाभ आपको हो जाएगा। ये संभव नहीं। एक रात में जब उस दिन 28 तारीख का जो वाकया था बॉर्डर पे, अट्ठाईस तारीख को टेलीविजन में जैसे ही समाचार प्रसारित हुआ, उसके 15 मिनट के बाद हरियाणा के गांवों में हाईवे जाम हो गए थे। 15 मिनट के बाद पूरा हरियाणा जाम था, पूरा यूपी जाम था। रात को लोग चल दिए। सुबह 1 लाख लोग दिल्ली थे। आप किसके निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे? किसके लिए मोर्चा लगा हुआ था? किसकी समस्याओं को लेकर लड़ाई थी? क्यों नहीं चिंतन करते हम? कौन करेगा? संगे शक्ति कलयुगे, संगठित होगे तो बचोगे, ना तो नागनाथ और सांपनाथ। सत्ता परिवर्तन कर लो, कोई कम जहरीला कोई ज्यादा जहरीला, डूडी जी को बुरा लगेगा। आज ये एमएसपी का समर्थन कर रहे हैं। 2007 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन कमेटी की, क्यों नहीं लागू की? अगर लागू कर दी होती तो 14 में जाना ही नहीं पड़ता। हम तो संगठन के लोग हैं, यूनियन के लोग हैं। आंदोलन हमने 2014 के बाद शुरू नहीं किए हैं। जिस बिजारणिया जिस आंदोलन की बात कर रहे थे वो बीजेपी के सामने नहीं था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब हमने जो है खंभ गाड़ रखा था वोट क्लब पे। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी का लिहाज हम नहीं करते। जो हमारे किसान का उत्पीड़न करेगा उसकी कब्र खोदने का काम करेंगे जितना हमसे संभव होगा। आपने पूंछ पकड़ रखी है, किसी ने इधर की पकड़ रखी है, किसी ने उधर की पकड़ रखी है, और फिर कह रहे हो परेशान है। पकड़े रहो पूंछ। और इन्होंने भी, राजस्थान के राजनेताओं ने मान लिया 5 साल नौकरी और 5 साल का रेस्ट। घर सो जाओ, अगले साल 5 साल फिर पक्के। क्यों करेंगे काम आपका? आज वाले सोच रहे हैं कि अगले 5 साल रेस्ट के हैं,
और जो घर बैठे हैं वो इसलिए लेटे हुए हैं, काम करने की जरूरत नहीं, नंबर अपना पड़ने वाला है ना, यही बात। उसमें पिट रहे हो। ये निश्चिंत है पॉलिटिशियन, इनको पता है बारी आ जाएगी 5 साल में। सोचना आपको है, बच्चे आपके नौकरी नहीं लग रहे हैं, फसलों के भाव आपको नहीं मिल रहे हैं, समस्याओं से आप जूझ रहे हो, युवा पीढ़ी आपकी बर्बाद हो रही है। इस सरकार के आंकड़े बड़े भयावह हैं। ये सरकार आई थी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा करके, 8.5 करोड़ नौकरियां इस सरकार के आने के बाद कम हुई। 8.5 करोड़ नौकरियां, रोजगार हाथ से निकले, अंदाजा नहीं लगा पाते लोग। ये सरकार आई थी 2016 में, एक सर्वे इन्होंने कराया और उस सर्वे में रिपोर्ट आई कि 42% आत्महत्याएं बढ़ी हैं किसानों की। एनएसएसओ एक सर्वे करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट। 42% आत्महत्याएं बढ़ी इनके आने के 2014 से 2016 के बीच में। ये घबराए और 2016 में निर्णय ले लिया कि आइंदा सर्वे ही नहीं कराना, क्योंकि सर्वे कराएंगे तो पिक्चर सामने आएगी। ये सरकार आई थी 2016 में, इस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा। 2016 के बाद उस टाइम 8572 रुपये आमदनी थी किसान की, औसत आमदनी, जो सरकार के सर्वे के अनुसार थी। 2019 में जो सर्वे किया गया उसमें वो आमदनी बढ़ के 10,000 रुपये हुई। टारगेट था 21,900 रुपये का, और आज के सर्वे के अनुसार वो आमदनी 12,200 रुपये, 253 रुपये के आसपास। जो 21,000 करने का टारगेट था वो 9,000 पीछे। और लागत उस अनुपात में कहाँ गई है, इसका आप सभी खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कृषि के यंत्र खरीदते हैं, घर के दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं। आपके बजट में कितना एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा? टारगेट से जो 8,000 का टारगेट 21,000 का था, उस पे आपको 12,000 पे रुकना पड़ा। महंगाई का कहां रेशो गया है उसको आप देख लीजिए, क्या स्थिति। ये बजट आया, ताजी बजट आया, उस दिन मैं बजट पे मुझे एक टेलीविजन ने बुला लिया और बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक अर्थशास्त्री, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता की तरह से वहां व्यवहार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा, देश की 62% जनता खेती के माध्यम से अपना गुजर बसर करती। 62% जनता को जो पेशा रोजगार देता, रोटी देता, उसके लिए, उसके विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए बजट में 3.87%, 4% से कम पैसा बजट का खेती में दिया इस सरकार ने इस साल। 62% लोग और बजट का 4% से कम हिस्सा। पिछले बजट में जो कृषि बजट था उसमें 2.46% जो है वो एग्रीकल्चर में आया, इस बजट में 3.87 आया। इतने ही अंतर से इस बजट में खेती पे 1 लाख करोड़ रुपए घटा दिए। जब आपने बजट में पैसा कम कर दिया तो खेती का विकास कहां से होगा? बोला बजट बहुत अच्छा है किसान के लिए।
ये मेरे से ये भाई कह रहे थे, एमएसपी में डूडी साहब कह रहे थे, पिछले बजट में एमएसपी के लिए 247 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस बजट में 237 करोड़ का। तो खरीद बढ़ेगी या घटेगी? हर हेड वाइज मेरे पास डिटेल है उसकी, इंश्योरेंस में घटा है, मनरेगा में घटा है, हर उसमें बजट का पैसा घटा, क्योंकि इनकी चिंता किसान की नहीं, मजदूर की नहीं, इनकी चिंता अंबानी और अडानी, दो आदमी, हम दो हमारे दो, मोदी और शाह, अंबानी और अडानी। देश का 6.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का डूबा, 6.5 लाख करोड़। 28 लोग पैसा लेके भागे हैं, 27 गुजरात के। एक विजय माल्या जो है वो कर्नाटका का है, 27 गुजराती। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं है। आप कह रहे हो बैंक डूब गया तो हमें क्या फर्क पड़ता, आपका पैसा जो बैंकों में वो डूब रहा है। देश में 27 में से 24 बैंक खत्म कर दिए, 23 बैंक खत्म कर दिए, 4 बैंक बचे हैं। 4 बैंक में अभी लेटेस्ट में आपको पता है कोई नया समझौता हुआ स्टेट बैंक में? आप ध्यान देते नहीं, अभी हुआ। अडानी साहब को स्टेट बैंक में पार्टनर बना दिया गया। स्टेट बैंक पैसा देगा अडानी को, अडानी पैसा देगा कृषि ऋण के लिए। ये जो लोन को नया पुराना कराते हो ना, वो बंद हो जाएगा। जो अडानी के माध्यम से पैसा लेगा, फिर अडानी उसका वो इलाज करेगा जो दौसा में हुआ था। अभी क्या हुआ दौसा में? 3 लाख का कर्जा, 3 लाख के 7 लाख हुए, 10 एकड़ जमीन और उसके अंदर मकान, 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी 43 लाख में नीलाम कर दी गई। राजस्थान से गरीब आदमी की जमीन नीलाम होगी? कोई नहीं, आवाज ही नहीं। वो तो कुदरती आज सोशल मीडिया और आंदोलन ताजी खत्म हुआ है। राजा राम जी ने कहा भाई इस तरह की घटना हुई है, राकेश जी चल के, और ये दोनों वहां दौसा पहुंचे अपने साथियों के साथ। 1 घंटे में वो नीलामी रद्द हुई और उस किसान की जमीन उसको वापस दिलवाई, और ये तय हुआ कि आइंदा जमीन नीलाम नहीं होगी। बात दें या क्या कहें? अगर इतनी चेतना थी किसान की तो राजा राम जी और राकेश को क्यों आना पड़ा? पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए था। चमत्कार को नमस्कार है भाई, इकट्ठे हो गए, लठ डांग ठाओगे हाथ में तो कुछ बनेगा ना, तो ऐसे ही रोते रहो घर बैठ के अपनी बात करके, होने वाला कुछ भी नहीं। खड़े नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये 75 साल की उम्र में हमारे अध्यक्ष जी राजा राम जी रात दिन लगे रहते हैं। मैंने कहा क्या है? बोला कोई क्या करूं, हिलते ही नहीं है। अब भी वो पीड़ा थी जो अब अपने इन्होंने अपनी बात में रखी, इनकी पीड़ा थी। सलाह देने आते हैं, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। समय नहीं देना चाहता कोई भी आदमी। अकेले इनका काम हो तो ये कर दें, लोगों का काम लोगों से होता। नरेंद्र मोदी ने कानून वापस ऐसे ही नहीं लिए। नरेंद्र मोदी को यूपी दिख रहा था और 15 लाख लोग इकट्ठे हुए मुजफ्फरनगर में, तो बेहोश हो गया था नरेंद्र मोदी। संगठन, ताकत, प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं। कितनी संख्या किसके साथ। आप राजा राम जी के पीछे खड़े हो,
जिले की समस्या है तो जिले का संगठन खड़ा हो, प्रदेश की है तो प्रदेश का खड़ा हो। किसकी हिम्मत है कि सुने नहीं? किसी पार्टी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है प्रदेश में। उनको सच्ची श्रद्धांजलि, वो संगठन उस टाइम था उनका, अंग्रेज के राज में, जागीरदार के खिलाफ, राज के खिलाफ, दिल्ली के राज के खिलाफ वो संगठित होकर लड़ रहे थे उस टाइम के हमारे बुजुर्ग। तो हम इतना खून पतला हो गया कि हम आज संगठित नहीं हो सकते अपने राज में। कई लोग ये कहते हैं कि आंदोलन का कोई असर नहीं था, आंदोलन का असर होता तो यूपी में चुनाव नहीं हारते। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। चुनाव हारने जीतने की कांग्रेस वाले बताएं, सपा वाले बताएं, आरएलडी वाले बताएं, उनमें कहाँ कमी थी? क्यों वो लोगों से अपना संवाद नहीं बना पाए? वो काम हमारा था ही नहीं। हमने तो जिस दिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, हमारा आंदोलन, हमने अपना आंदोलन जिस दिन 11 दिसंबर को हमने पोस्टपोन किया था, परिस्थिति को देखते हुए हमने आंदोलन को पोस्टपोन किया था। हमारे मुद्दे खत्म नहीं हुए। 3 कानून वापस लेने से किसान निहाल नहीं हुआ। 3 कानून का तो हमको कोई नुकसान हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो लागू ही नहीं हुए थे। उससे पहले दबा लिया, लागू होने से पहले वापस हो गए। उनका तो अभी क्या होना था नहीं होना था वो तो हवा में था ना सारा। हमारा जो मेन इशू है एमएसपी का, ये बाजरा जो 2200 की बजाय 1100 बिक रहा, वो मक्का जो 1850 की बजाय 1100-1200 बिक रही है, जिन फसलों के जो मूंग का मोट का जो दाम नहीं मिल रहा, हमारी लड़ाई तो वो है। जब तक किसान की लागत पे लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान जिंदा कैसे रहेगा? आज किसान कोई कमाई से और बचत से नहीं जिंदा, आज तो केसीसी के लोन को रिन्यू करा रहा है और अपना काम धाम निकाल रहा, कर्जे में खड़ा। कोई किसान ऐसा नहीं जिसकी कापी में कर्जा नहीं चढ़ रहा। किसी का बच्चा नौकरी करता हो या काम धंधा हो, उसकी तो मैं कहता नहीं। जिसका जीवन व्यापन खेती के माध्यम से होता है, 100% किसान किसी ना किसी बैंक का कापी में कर्जा लेके बैठा हुआ। गलत तो नहीं कह रहा हूं? कारण क्या? 4 बजे सुबह लगते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते हैं। चौधरी टिकैत कहते थे, बोला भाई हमारी कमी जब हो जब हम अपनी मेहनत में कमी रखें। जब हम 4 बजे उठ के और रात के 10 बजे तक काम में लगे रहते हैं और उसके बाद हमारे घर का गुजारा नहीं चलता, तो सरकार की नीतियों में कमी, कहीं ना कहीं सरकार की बेईमानी है। और बेईमानी यही है कि जब भी फसलों के दाम तय करने की बात आती है तो उसमें मैनिपुलेशन होती है। हम और राकेश जी कई कमेटियों के मेंबर रहे हैं। हमारे सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़े हैं पिछले 8 साल से। रिपोर्ट बनी पड़ी है कि एमएसपी तय करने का फार्मूला क्या होना चाहिए। रिपोर्ट है, इसके दफ्तर में रखी है, लागू नहीं करनी। किसान को अनस्किल्ड लेबर काउंट किया जाता है, उजंड मजदूर। उजंड मजदूर, आप एक पानी पिलाने वाले की तनख्वाह आपने तय कर रखी है, वो 350 रुपए पाता। किसान को आपने 125 रुपए में तय कर रखा। किसान के दिन गिने जाते हैं कि वो साल में कितने दिन खेत में काम करता है, तो आपको 144 दिन की मजदूरी देते हैं। 265 में से 144 दिन की। आपके बैलों का खर्चा भी 144 दिन का देते हैं। हमने कहा कि वो बाकी दिन बैल तेरे घर खाएंगे क्या? उस अधिकारी को, मंत्री को कहा हमने, 144 दिन तो हमको तुम पैसे लगाओगे, जोड़ोगे, बाकी दिन किसके घर जाएंगे वो बैल? वो तो 365 दिन हमारे घर खाएंगे। और किसान अनस्किल्ड लेबर कैसे है? जो आदमी हवा का रुख देख के बता देता है कि बारिश आने वाली है,
जो आदमी जमीन की नमी को देख के बता देता कि बीज कितना और कितना गहरा डालना, जो आदमी गेहूं का बीज के दाने कितने छोड़ने हैं, बाजरे के दाने कितने छोड़ने हैं, सरसों के कितने छोड़ने हैं, एक एक गिण के दाना बीज देता। हिंदुस्तान का कोई कृषि वैज्ञानिक आके हमारे खेत में बीज के दिखा दे, हम बहन जो सारी बातें छोड़ देंगे अपनी। किसान को कृषि वैज्ञानिक क्यों नहीं माना जाता? उसकी तनख्वाह उस हिसाब से तय क्यों नहीं की जाती? लेकिन बेईमानी करनी है, आपको आपकी मेहनत का मेहनताना नहीं देना चाहती, और ये 70 साल से चल रहा है। 70 साल से यही चल रहा है, कोई नहीं बदल रहा। और बदल इसलिए नहीं रहा कि आप सोते हो, आप बोलते नहीं हो। मैं राजस्थान में बहुत दिन से, और नागौर में बहुत, मेरे ख्याल से नागौर में ये रामकरण जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं नागौर के कोई 400-500 गांव में जाके, गांव में मैंने लोगों को कहा, चौधरी चरण सिंह कहते थे निशान को छोड़ दो, भूल जाओ, पहले आदमी की योग्यता परखो। जिसको वोट दे रहे हो वो आदमी तुम्हारी वोट का पात्र है या नहीं। अगर वो बेईमान, वो चरित्रहीन है, तो भूल के भी उस आदमी को वोट ना दो। ये बुजुर्ग बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह अपने मंच से ये कहते थे कि मैं कोई सबको नहीं जानता भाई, मुझसे भी भूल हो सकती है, गलती से मैंने किसी गलत व्यक्ति को वोट दे दिया हो, उसको परखना पहले, वो ईमानदार ना हो, वो चरित्रवान ना हो, तो उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर इस चौधरी चरण सिंह की एक बात को भी गांठ बांध लो तो समस्याएं बचे नहीं। 1-5 साल में राजनीति देश और प्रदेश में साफ हो जाए। लेकिन वोट तो किसी व्यक्ति को देते ही नहीं, भले आदमी का जुगाड़ देखते हो। बोला ना इसके दफ्तर, ना इसके पास गाड़ी, ना पिलाने की दारू, ना खोलने के दफ्तर, उसको तो खड़ा फार्म भरते ही हराते हो भले आदमी को, क्योंकि चरित्रवान आदमी, जो भला आदमी होगा, उसके पास जुगाड़ नहीं होगा। जुगाड़ देख के वोट दोगे तो यही होगा, इससे भी बुरा होगा, इससे भी बुरा होगा। तो आपको देखना, आपको सोचना है, मतलब सिस्टम में कोई राजनीति से मेरा संबंध नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये। अब नरेंद्र मोदी में ढूंढ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह इसके बारे में भी कहते थे, मैंने सीखा उनसे, मैं उनके सानिध्य में मैंने ट्रेनिंग ली। वो ये कहते थे आदमी के चरित्र 2 नहीं होते, एक होता। जो आदमी घर में भला होगा वो आदमी समाज में भी भला होगा, जो घर में ठीक नहीं होगा वो समाज में ठीक नहीं होगा। इसके भाई का बयान मैंने पढ़ा था नरेंद्र मोदी के का, ये अपनी माँ की टूम और अपने बाबू के पैसे लेके भाग गया था, इसके खिलाफ FIR थी। और औरत के साथ जो इसका व्यवहार है वो छुपा नहीं है, ना ये माँ का, ना ये बाबू का, ना ये अपनी घरवाली का। तुम की काटोगे भाई, किस गलत फहमी में हो? ये अंबानी अडानी का है, उनको प्रॉपर्टी दे रहा है देश की, और उनके पैसे से आपकी वोटों की रेल बना रखी है। हालत बहुत खराब हो रही है। अभी तो कुछ काम चल रहा है, अगर इसी स्पीड से, इसी चक्र में फंसे रहे तो पीस के फेंक देंगे आपको, इलाज हो जाएगा आपका। संभल जाओ, सुधर जाओ, संगठित हो जाओ, लड़ने का मन बना लो तो बचोगे। इनको श्रद्धांजलि जिन शहीदों को देने आए हैं, सच्ची श्रद्धांजलि ये है जो राह वो दिखा के गए थे कि जुल्म के खिलाफ लड़ना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। अगर सही मायने में श्रद्धांजलि दे के आए हो तो आज यहां से प्रण करके जाओ कि लड़ेंगे। कुछ नहीं होगा बिना लड़ाई के। और नवयुवक जो गुमराह नवयुवक धर्म के नाम से, मैं भी हिंदू पर बीजेपी का वोटर नहीं,
आज हालत क्या होगी कि अगर हिंदू बनना है तो बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो आप हिंदू नहीं। नहीं तो हिंदू का सर्टिफिकेट जो है इनके दफ्तर से चाहिए। भाई मैं हिंदू हूं लेकिन मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी समाज में जिस तरह का विद्वेष फैला रही है, जिस तरह का वर्ग विभाजन कर रही है, वो किसी देश के हित में नहीं हो सकता, किसी भी देश के हित में हो ही नहीं सकता। और हम इस देश को दोबारा से, हम 700 साल की गुलामी के बाद ये देश हमें मिला, आप चाहेंगे इस देश में और विभाजन हो? आप ये चाहेंगे इस देश में विभाजन हो? राजनीति विभाजन की तरफ जा रही है। ये भी चौचरण सिंह ने कहा था उस टाइम पे, मैं उस घटना किस संदर्भ में कहा था उसको तो नहीं छेड़ूंगा, यहाँ कुछ भाइयों को तकलीफ होगी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो राष्ट्रीयता खत्म हो रही है लोगों में, देश के प्रति जो निष्ठा खत्म हो रही है, वो द्योतक है इस बात का कि देश में कुछ बंटवारे भविष्य में होंगे। उस टाइम 1980 में हमारी समझ में वो बात नहीं आई, ना वो इतनी समझ थी, ना इतना ज्ञान था, लेकिन आज दिख रहा राजनीतिक वातावरण जो बन रहा, इसकी परिणति आज नहीं तो 50 साल के बाद विभाजन में होगी। देश को समाज और जाति में तोड़ के कभी नहीं चलाया जा सकता, धर्म और जाति में तोड़ के। बहुत बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ का मुल्क है, इसकी राजनीति करने वाला आदमी इतना गंभीर होना चाहिए जिसका बहुत बड़ा मन और बहुत बड़ा दिल हो। अब मंदिर बन रहा, हमें कहते हैं संघ के कुछ लोग हमसे आर्गुमेंट करते हैं, मैंने कहा तू राम का भक्त, भाई हमारे तो पासंग भी नहीं, तू राम के भक्त हम भी हैं। हमारा राम है महर्षि वाल्मीकि का राम। महर्षि वाल्मीकि समकालीन थे रामचंद्र के, सीता उनके आश्रम में रही थी, उन्होंने एक रामायण लिखी, उसमें लिखा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पूरे ग्रंथ में भगवान नहीं लिखा। एक आदमी 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ, 16वीं शताब्दी में, 450 साल पहले, चित्रकूट में एक ग्रंथ की रचना कर दी। वहां उसने मर्यादा पुरुषोत्तम को भगवान श्री राम लिख दिया। ये 2 रामायण है, हम वाल्मीकि रामायण के मानने वाले हैं। राम हमारे आचरण में सुबह उठते ही पहला शब्द क्या होता है? राम राम भाई, यही होता ना। गली में 50 आदमी मिल गए तो राम राम कह के निकलते हैं। ये दर्शाता है कि राम हमारे जैन में, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, उसको साथ लेके चलते हैं अपने राम को। बैल खूंटे से खोलते हैं तो कहते हैं ले राम का नाम, गाड़ी में जोड़ते हैं ले राम का नाम, हड़ में जोड़ते हैं ले राम का नाम, ब्याह शादी में जब कारज शुरू करते हैं तो बोला राम का नाम लेके शुरू करो। हमसे बड़ा राम का भक्त कौन है? लेकिन आज हमको सर्टिफिकेट वहां से लेना पड़ रहा। देखो यहां जा रही है राजनीति। नौजवान को बताओ नौजवानों को, हमसे बड़ा राम भगत, किसान मजदूर से बड़ा राम भगत कोई नहीं है। साथ रखते हैं राम को, कण कण में राम। किसी इमारत में नहीं ढूंढना पड़ता हमको हमारे खेत में रहता, घर में रहता, पशुओं में रहता, गाड़ी में है, हड़ में है, हमारा राम हर जगह। हमारे कर्म में राम है, हमारे काम में राम है। तो ये जो दिशा भ्रमित हो रखे हो आप लोग, ये पिछले चुनाव में तो यही हुआ ना। किस बात पे वोट दिया आपने? किस बात पे वोट दिया आपने? कोई रीजन बताओ वोट देने का। विकास, कौन सा विकास हुआ जिस पे वोट दी? एक ही बात पे वोट दी, पुलवामा हो गया और 2019 चला गया। किसी को पता है देविंदर सिंह जो डीएसपी पकड़ा गया था, पकड़ के छोड़ क्यों दिया गया? इंक्वायरी क्यों बंद कर दी गई? वो पुलवामा में डीएसपी था।
वो सबसे भ्रष्ट अफसर था, वो पैसे के लिए सारे काम करता था। उस दिन उसकी कार में जो आतंकवादी था उस पे 22 लाख का इनाम था, जिसको कार में बैठा के वो छोड़ने जा रहा था। जांच बंद कर दी उसकी जांच खुले, उसकी पिटाई हो तो पुलवामा खुलेगा। तो ये जो राजाराम जी कह रहे थे कि हथकंडे, ये कुछ भी करके, कोई हथकंडा करके समाज को भ्रमित कर सकते हैं। आपको फर्मली स्टैंड करना पड़ेगा इश्यूज के पीछे, मुद्दे पे। चौचरण सिंह कहते थे विडंबना ये, हम 5 साल तक परेशान रहते हैं, सरकार की नीतियों को कोसते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव आता है उस दिन हम किसान मजदूर से बाहर निकल के जाट, अहीर, गुजर, सैनी, माड़ी, कुम्हार, लोहार, चमार, मतलब जातियों में बट जाते हैं। और उसका फायदा उठा के ये राजनीतिक लोग हमारी इस वोट की ठगी करके राज बना के ऐश करते हैं। जिस दिन तुम किसान और मजदूर बन के वोट करोगे अपने विषयों को लेके, उस दिन इस देश में प्रजातंत्र आएगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अंत में पुनः अपनी श्रद्धांजलि इन शहीदों को अर्पित करते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए कि मनन करना इस पे। यहाँ जी का अखबार पढ़ रहा था, मैं अपनी श्रद्धांजलि जो शिक्षा संत जगत मामा पूर्णाराम चौधरी जी हुए, जिनका इसी वर्ष जनवरी में जिनका निधन हुआ, इस नागौर की पवित्र भूमि पे इस तरह के संत भी हैं जिन्होंने अपनी 5-5.5 करोड़ की संपत्ति बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने लगाया, अपना सारा जीवन शिक्षा में लगाते रहे। ऐसे संत का निधन हुआ इस पवित्र भूमि पे, वो पैदा हुए। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और मैं राजस्थान सरकार से मांग भी करता हूं कि नागौर में उनके नाम से किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम पे रखा जाए, ताकि उनकी याद जो है वो बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।